हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। सुरेंद्र नागिया, फैकल्टी इन केमिस्ट्री फ्रॉम कैल्विन इंस्टीट्यूट। हेलो बेटा, कल हमने जो स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे थे। सभी लोग आए हैं, अभी क्लास में कम स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं बेटा। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हेलो लिखें सभी, हेलो लिख के भेजो बेटा, मुझे पता लग जाए कि आप सभी लोग रेडी हैं। हरीश हरीश आ गया है। बाकी स्टूडेंट बेटा हेलो लिख के भेजो। वॉइस आ रहा है, क्लियर वॉइस आ रहा है बेटा मेरा। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। असाइनमेंट किया था बेटा कल। असाइनमेंट कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि सर स्टार्ट किया है। कंप्लीट किस किस का हो गया बेटा? कंप्लीट असाइनमेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर का। कोई बात नहीं बेटा, कंफ्यूजन तो आएंगे ही ना, जब कोई प्रिपेयर करते हैं तो कंफ्यूजन रहते हैं, वो तो हम करेंगे जब डाउट क्लास लेंगे। कोई इशू नहीं है हरीश, कंफ्यूजन आने चाहिए। रेनी का कंप्लीटेड है, हो गया, कंप्लीट है। रितु का कंप्लीट है। पढ़ो बेटा पढ़ो। हरीश ज्यादा से ज्यादा थ्योरी बार बार देखो, कई चीजें देखोगे ना। मैं समझ गया तुम्हारा प्रॉब्लम, मुझे न्यूमेरिकल लग रहा है, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रहा है तुम्हें, तो सीख जाओगे, कोई इशू नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ दिन के बाद सीख जाओगे। शिवानी का कंप्लीट हो गया है, गुंजन का कंप्लीट हो गया है। शिवानी जैन डाउट है, डाउट डिस्कस करेंगे बेटा, मैंने बताया हुआ ट्यूसडे को रेडी रहना। कोई बात नहीं, डाउट डाउट आने भी चाहिए जब भी कोई काम करते हैं ना बेटा। अगर डाउट नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है या हल्की प्रिपरेशन है। जब भी आप कोई तैयारी करोगे, कंप्लीशन कभी होता ही नहीं है, कुछ तो रह ही जाता है। कुछ हमेशा रहता है बेटा लाइफ में। चाहे लास्ट फाइनल प्रिपेयर करने जाओगे ना, अभी स्टूडेंट्स को जो अब कॉलेज मिलने स्टार्ट हो गए हैं, अभी मेरे स्टूडेंट के मैसेज आने स्टार्ट हो गए, फोन आने स्टार्ट हो गए, तो उन सब के साथ भी ऐसा था। कंप्लीशन कभी होता ही नहीं है किसी की लाइफ में, सब कुछ कंप्लीट कभी नहीं होता है। डाउट रहना चाहिए हमेशा, तभी बेटा हमारे प्रिपरेशन, यही यही साइन है प्रिपरेशन का, कंप्लीट प्रिपरेशन का यही साइन है कि हमें कुछ कुछ डाउट आ रहे हैं, थोड़े बहुत डाउट आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आने चाहिए। बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये प्रिपरेशन हमारी अधूरी है बेटा। करें बेटा, स्टार्ट करें आज का क्लास। रेडी? सभी रेडी हो बेटा? तो देखो, एक बार कल की क्लास की बात करते हैं अपने। तो एक बार कल की क्लास की बात करते हैं, तो इसमें देखते हैं कि कल हमने जो है जनरल पीरियोडिक टेबल जो है उसका आइडिया लिया था। किसी को एस ब्लॉक बोल रहे हैं बेटा, किसी को पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इस टाइप के एलिमेंट ले रहे हैं, और साइज के बारे में आइडिया लिया था आपने। आज हम साइज के बाद और प्रॉपर्टी होती है, तीन टाइप का प्रॉपर्टी और है जिसके बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। ये तीन प्रॉपर्टी है, एक तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इन थ्री प्रॉपर्टी के बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बेटा, पहला पॉइंट हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या आप इस आयोनाइजेशन एंथैल्पी को जो है आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हो। यू कैन से आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी, या कई बार आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल देते हैं बेटा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी वैल्यू जिसको बोलेंगे, शॉर्टकट में बोलेंगे आईपी वैल्यू। तो देखो किस, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब चाहिए एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, ये इस वर्ड पे ध्यान देना बेटा, देखना, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम टू चेंज इनटू ए गैसियस कैटायन। तो किसी भी एटम में, अब इस बात को ध्यान देना है कि इस बात का क्या मतलब है बेटा। देखो यहां वर्ड क्या यूज किया है, आइसोलेटेड
गैसियस एटम। इस चीज का समझने का मतलब यह है कि सपोज हम एक आयरन लेते, Fe लेते, तो Fe तो सॉलिड है बेटा। अगर Fe का आपने एक पीस लिया तो सॉलिड पीस में तो बहुत सारे Fe के एटम होंगे। तो इसमें से क्या करना है कि जब Fe सॉलिड होता है पहले इतनी एनर्जी देनी है कि ये एटम अकेले अकेले हो जाए और गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। एक एक एटम आ जाए, गैसियस एटम आ जाए, अकेला अकेला आयरन का एटम और गैसियस आ जाए बेटा। अब इस गैसियस एटम को कंसीडर करना है आपने। तो न्यूट्रल जब गैसियस एटम आयरन का कंसीडर करोगे तो इसका जो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन होगा, अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम एनर्जी देंगे यहां पर बेटा, जो एनर्जी पुट करेंगे वो कितनी एनर्जी लगेगी, लेकिन ध्यान रखना है गैसियस एटम होना चाहिए। आइसोलेटेड गैसियस एटम में जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दिया जाता है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं इसका आईपी वैल्यू। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आईपी फर्स्ट आ जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। सेकंड निकालोगे तो सेकंड, थर्ड निकालोगे तो थर्ड। अब यहां पहला ही पॉइंट बेटा, यहां यही ध्यान रखना है। देखो यहां कंफ्यूजन होता है, छोटी चीजें होती हैं लेकिन कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि अगर एक ही एटम से लगातार इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको जितनी एनर्जी लगेगी उससे ज्यादा एनर्जी लगेगी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने। IE1 से IE2 हमेशा ज्यादा होगा बेटा, IE2 से हमेशा I3 ज्यादा होगा। ये मैं बात कर रहा हूं सक्सेसिव फॉर सेम एटम। अगर हमारे पास सेम एटम है, उस सेम एटम में सक्सेसिवली अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं तो कंटिन्यूअसली एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान नहीं देना है बेटा। नॉट कंसीडर, अगर सेम एटम होता है, सेम एटम में आप हाफ फील्ड, फुल फील्ड ऐसा कुछ भी कंसीडर नहीं करोगे। नॉट कंसीडर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉट कंसीडर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम के अंदर आपने कंसीडर नहीं करना है। लाइक जैसे आपने मैग्नीशियम लिया, केसीएस एक एटम लिया बेटा मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम आपने लिया तो अब मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगी सपोज, और आपने इसको कन्वर्ट कर दिया Mg पॉजिटिव, तो ये एनर्जी लगी सपोज E1 एनर्जी लगी, सपोज आपकी एनर्जी E1 एनर्जी लग गई। अब आपने इसी मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया बेटा, तो ये कन्वर्ट हो गया Mg2 पॉजिटिव में, तो फिर एनर्जी 2 लगी। तो सेम एटम के अंदर ये E1 एनर्जी है, ये E2 एनर्जी है, तो ऑलवेज E1 से E2 बेटा आपका ज्यादा होगा। एक ही एटम में, समझ रहे हो बात, एक ही एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर नहीं करना सेम एटम के लिए। एक ही एटम में एक इलेक्ट्रॉन निकाला, चला गया, जो एनर्जी लगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसी में से, क्योंकि कैटायन है, कैटायन में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपकी पहले वाली से हमेशा ज्यादा एनर्जी लगेगी, सेकंड वाली हमेशा ज्यादा होगी, चाहे हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड हो, कुछ भी हो, आपको उस चीज को कंसीडर नहीं करना है बेटा। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली निकलते जाएंगे तो एनर्जी कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाएगी, सक्सेसिव एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो सक्सेसिव होती है बेटा वो ऑलवेज इंक्रीज होती है। अब आपको क्या है कि इस केस में आपको आईपी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी बेटा। तो आईपी वैल्यू देखो, याद रखने के लिए मैं आपको जहां जितनी अपने को रिक्वायरमेंट है उतना ही काम करेंगे हम। तो आपको मैं ये टेबल बता रहा हूं, देखो उसी हिसाब से प्रॉब्लम आनी है आपकी। जैसे आपका आता है सेकंड नंबर पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियो। किसी भी आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे, जनरली लेफ्ट टू राइट जाओगे। जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपके आईपी, फर्स्ट आईपी वैल्यू की बात कर रहा हूं, आईपी कह रहा हूं तो मैं, आईपी वैल्यू इंक्रीज होंगे। अब मैं जो बात कर रहा हूं, नाउ आई एम टेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैटर करता है बेटा। तो लिथियम से बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन की तरफ जाऊंगा तो आईपी वैल्यू जनरली इंक्रीज होंगे, बट कुछ एक्सेप्शन में, जैसे जो बेरिलियम है आपका, बेरिलियम का फर्स्ट आईपी वैल्यू बोरोन से ज्यादा होगा। इसी टाइप से नाइट्रोजन का फर्स्ट आईपी वैल्यू ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, और नियोन का जितना होना चाहिए उससे भी कुछ ज्यादा होगा। तो अल्टीमेटली आपके पास बेरिलियम, बोरोन से ज्यादा आईपी वैल्यू आ जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा आ जाएगा, नियोन जो है उससे भी कुछ ज्यादा आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा हिमांशु? क्या रिपीट करना है बेटा, क्या रिपीट कह रहे हैं? जो ये मैं लिख रहा हूं यही रिपीट करना है या पिछला रिपीट करना है कि सक्सेसिव ऑर्बिट की एनर्जी इंक्रीज होगी?
उसमें मैंने बेटा बोला है कि सेम एटम देखो, सेम एटम, अगर सेम एटम है, मैग्नीशियम की बात करते जा रहे हैं, मैग्नीशियम में पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, आपकी एनर्जी लग गई E1। इलेक्ट्रॉन निकालने पर किसी भी एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हो तो एनर्जी देनी पड़ती है बेटा। ये एनर्जी जो देते हो, इस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आयन बनाने में जो एनर्जी लगती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने में। अब क्या है कि सेम एटम है, सपोज मैग्नीशियम, सेम एटम में पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, आपकी जो एनर्जी लगी सपोज E1, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, जो एनर्जी लगी बेटा जैसे E2। तो मैं ये कह रहा हूं कि सेम एटम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी उससे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ज्यादा होगी। यही मैंने लिखा है कि सक्सेसिव जो एनर्जी होती है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से सेम एटम के लिए सेकंड की ज्यादा होगी, उसी एटम के लिए थर्ड वाली उससे भी ज्यादा होगी। क्लियर है हिमांशु? अब क्लियर है ये चीज? अगर मैंने इसलिए बोला है कि बहुत सारे बच्चे यहां पर भी हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन लगा देते हैं। यहां पर बेटा हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं लगाना बेटा, यहां पर नहीं लगाना है। आप कब लगाना है? जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ एटम लेते हो। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम लेते हो, मैं तो उसकी जो है रूट ही खत्म कर रहा हूं कि आपकी प्रॉब्लम की, आप सीधा ये सीक्वेंस याद करोगे। भाई जनरली आईपी वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाओगे इंक्रीज होंगे, लेकिन कुछ जगह आपको एक्सेप्शन मिलेंगे। ये इंक्रीज इसलिए होंगे बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज होता जाता है। प्रोटॉन को बोलते हैं जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर, या इसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में न्यूक्लियर अट्रैक्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन बोलते हैं बेटा, जो प्रोटॉन का नंबर होता है उसको न्यूक्लियर अट्रैक्शन बोलते हैं। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, तो एनर्जी बढ़ती जाती है। बट फिर क्या है, किसी जगह कोई और फैक्टर भी लग सकता है बेटा। और फैक्टर देखो, जैसे बेरिलियम का क्यों हुआ बोरोन से एक प्लेस ज्यादा क्यों आया? एक्चुअली बेरिलियम का जब इलेक्ट्रॉनिक, अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करोगे, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डज मैटर, यहां मैटर करेगा बेटा, डज मैटर। इसका मतलब कब मैटर करता है? फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। जब आप डिफरेंट काइंड ऑफ एटम लेते हैं तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैटर करता है। जैसे बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो बेटा आ जाएगा 1s2 2s2, एटॉमिक नंबर 2 है, और ये आउटर मोस्ट शेल जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा आपको, 2s2 का मतलब हो गया फुल फील्ड है बेटा। और फुल फील्ड जो होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही देखो नाइट्रोजन वाले केस, इसलिए बेरिलियम का आईपी वैल्यू बोरोन से ज्यादा हो। क्लियर? सिमिलरली देखो बेटा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन वाले केस में और देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p3। अब 2p3 आ गया तो बेटा लास्ट में देखो, लास्ट शेल p आ गया, यहां पर, यहां सब शेल भी देख लो p है, और p ऑर्बिटल p है, p में 3 आ गए, टोटल 6 आ सकते थे लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो हाफ फील्ड हो गया। तो हाफ फील्ड यहां फुल फील्ड जो है आपका वो भी एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, इसलिए नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगा। और इवन देखो नियोन में, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6, ये तो ऑक्टेट ही कंप्लीट है। देखो आउटर मोस्ट शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, फुल फील्ड है, फुल फील्ड है, तो इसलिए इसका जितना होना चाहिए उससे भी आईपी वैल्यू ज्यादा होगा। तो किसी भी अपने पीरियड के अंदर आईपी वैल्यू की बात करेंगे तो बेटा पीरियड में, अपने पीरियड में नोबल गैस का आईपी वैल्यू मैक्सिमम होता है, आईपी मैक्सिमम ऑफ नोबल गैस इन देयर पीरियड। अगर अपने पीरियड की बात करेंगे तो बेटा जो आईपी वैल्यू आएगा वो आपका मैक्सिमम आएगा। तो सेम सिमिलरली देखो किसके लिए, सेकंड पीरियड के लिए, नेक्स्ट के लिए निकालो, देखो मैग्नीशियम, लिथियम के नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी तो लगेगा बेटा आईपी वैल्यू। यहां भी क्या होगा, इधर से इधर जाओगे तो आईपी वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी, आईपी वैल्यू तो इंक्रीज होना है। लेकिन मैग्नीशियम का वही सेम रीजन, फुल फील्ड, एस ऑर्बिटल एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा, सेम नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस वाले का सल्फर से ज्यादा होगा, और आर्गन का जितना होगा उससे भी थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। तो सेम चीज बेटा यहां पर हम आईपी के लिए लगा देंगे, आईपी के लिए हम सेम चीज लगाएंगे यहां पर। दूसरा देखो, जहां ऊपर से नीचे जनरली जो होंगे वो आईपी वैल्यू डिक्रीज होंगे, साइज बढ़ेगा तो डिक्रीज होंगे, लेकिन यहां इन जनरल, अगर हम इन जनरल मूविंग डाउन द ग्रुप जाते हैं, मूविंग
डाउन द ग्रुप। तो आप इन जनरल मूविंग डाउन द ग्रुप जाओगे बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो साइज बड़ा होता जाएगा, साइज बड़ा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना जनरली थोड़ी सी एनर्जी लगते ही आपको इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता जाएगा और कम एनर्जी लगेगी। मतलब आईपी वैल्यू इन जनरल डाउन द ग्रुप जाते हो। जैसे आपने लिथियम लिया, लिथियम से सोडियम चले गए, सोडियम से पोटेशियम चले गए, पोटेशियम से ऐसे चलते जाओ बेटा, रुबिडियम चले गए तो साइज बड़ा होता जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना जो होता है वो इजी होता चला जाएगा। तो आईपी वैल्यू जनरली डाउन द ग्रुप जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं बेटा, आईपी वैल्यू डिक्रीज होते हैं। बट आपने एक एक्सेप्शन याद रखना है, ये पूछा जाता है एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन में क्या याद रखना है आपने कि जो आपका एक्सेप्शन नंबर 1 आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी बोरोन फैमिली है, बोरोन फैमिली, उसमें काफी अनएक्सपेक्टेड है बेटा रिजल्ट। बोरोन फैमिली के अंदर रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड है, उसको इस ट्रिक से याद रखना। बीटेक, गेल, इंडिया। बीटेक एक डिग्री होती है बेटा, तो बी से बोरॉन, टी से थैलियम, जी से गैलियम, ए से एल्यूमिनियम, आईएन से इंडियम। बीटेक, गेल इन इंडिया से याद रखना कि इनका जो आईपी ऑर्डर होगा वो ये होगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर और काम करने लग जाएंगे, डी ब्लॉक के प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, साइज में इफेक्ट आने लगता है। तो इसलिए आपको बस सीधा ये याद रखना है कि बीटेक इन गेल इंडिया बोरोन फैमिली में एक्सेप्शनल है। डाउन द ग्रुप जाओगे तो बेटा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे, बोरोन सबसे ज्यादा, फिर सीधा थेलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और सबसे कम इंडियम। इस तरफ आ रहे हो तो आईपी वैल्यू आपका इंक्रीज होगा। और एक एक्सेप्शन जो आपने याद रखना है दूसरे वाला, जो आपके नीचे पीरियोडिक टेबल में चलोगे, जो आपकी 3D सीरीज के बाद 4D सीरीज और 5D सीरीज आएंगी। 3D सीरीज के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, यूट्रिनियम, ये वाला, ये देखो इधर आते हो तो स्कैंडियम से लेकर के आपका जिंक, स्कैंडियम टाइटेनियम से लेके जिंक तक 30 एलिमेंट होते हैं 3D के अंदर। फिर आते हो 4D के अंदर आते हो, मतलब 5th पीरियड, इसमें होता है यूट्रिनियम, जर्कोनियम से लेके बेटा कैडमियम। ये जब पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी तो ये सारी चीजें आएंगी आपको। और इसके बाद लेंथेनम स्टार्ट होता है, तो यहां पर लेंथेनाइड आ जाते हैं 14, तो 14 एक्स्ट्रा प्रोटोन आ जाते हैं, 14 एक्स्ट्रा प्रोटोन ऑफ लेंथेनाइड, एकदम से प्रोटोन बढ़ जाते हैं। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था ट्विन्स एलिमेंट, तो जर्कोनियम और होफनियम, इनके ऊपर से नीचे जाने पर, जर्कोनियम, होफनियम, ऐसे जो भी जितने मेंबर होंगे नीचे, कैडमियम से मरकरी तक, इधर से ऊपर से नीचे जाने पर यहां से यहां तक आईपी वैल्यू डिक्रीज होने की बजाय आईपी वैल्यू इंक्रीज होते हैं। आईपी वैल्यू डिक्रीज होने की बजाय बेटा आईपी वैल्यू इंक्रीज होते हैं। उसका रीजन ये रहा, इसको बोलते हैं 14 एक्स्ट्रा प्रोटॉन ऑफ लेंथेनाइड, या इसको बोलते हैं पुअर शील्डिंग। जो भी एग्जाम में देखो वो आंसर दे देना, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, या एक नाम देते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड आने से, प्रोटॉन बढ़ने से, 14 प्रोटॉन बढ़ने से धीरे धीरे साइज छोटा होता जाता है, उसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अभी बता रहा हूं, अभी और इसमें बात करते हैं अभी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पे। तो आप क्या करोगे, जनरली आपको जहां जहां एक्सेप्शन है बेटा उन पे ध्यान देना। जनरली क्या करोगे, आप बोलोगे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट आपकी फ्लाइट ऊपर जानी चाहिए, आईपी वैल्यू जनरली इंक्रीज होते हैं, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो डिक्रीज होते हैं आईपी वैल्यू। बट एक्सेप्शन पर ज्यादा स्ट्रेस देना है आपने। एक्सेप्शन कहां देख रहे हो आप, एक तो आप देख रहे हो जो आपका सेकंड पीरियड है, मतलब जहां आपने ऊपर पिछले वाले एग्जांपल में देखा बेरिलियम मैग्नीशियम आया, एक नाइट्रोजन वाला 15 वाले के अंदर देखा आपने, और ऊपर से नीचे जाने पर आप दो जगह देखते हो। एक तो बीटेक गेल इन इंडिया वाला एग्जांपल याद रखना है, बोरोन फैमिली बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है बेटा, बहुत सारे फैक्टर यहां काम कर रहे हैं, इसलिए ये जो है आएगा। और दूसरा जो आ रहा है, जो आपका जर्कोनियम से जो आ रहा है, जर्कोनियम और होफनियम, जर्कोनियम से होफनियम में 4D सीरीज में, जर्कोनियम से होफनियम में डी ब्लॉक में, कैडमियम से मरकरी की तरफ, या जो भी जितने भी एलिमेंट आएंगे ऊपर से नीचे जाओगे तो आईपी बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए था ऐसे, लेकिन यहां आईपी उल्टा होगा बेटा, ध्यान देना। आप पूछेगा भाई ये जर्कोनियम से होफनियम का आईपी क्यों ज्यादा आ रहा है, क्योंकि यहां पर 14 लेंथेनाइड का मतलब 14 लेंथेनाइड मतलब 14 प्रोटॉन और आ गए हैं, उसके बाद 15 प्रोटॉन यहां आएगा, यहां नहीं है, यहां खाली था, सीधा यूट्रियम के बाद जर्कोनियम आ गया, लेकिन यहां लेंथेनम के बाद सीधा होफनियम नहीं आया,
तो उससे क्या हुआ, प्रोटॉन ज्यादा आ गए तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक फैक्टर और आ गया, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया बेटा, बहुत बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। ज्यादा डीप किसी को बात, अगर ये बात समझ नहीं आ रही है तो ज्यादा डीप जाने की जरूरत भी नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड होना चाहिए। सीधा सा पॉइंट ये कि अगर मैं जर्कोनियम से मतलब 4D सीरीज से 5D सीरीज में जर्कोनियम से लेके कैडमियम तक उसके नीचे वाले मेंबर में जाऊंगा तो आईपी वैल्यू इंक्रीज होगा। और रीजन क्या दे देना है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देना है, या इसका नाम देना है पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वर्ड हो या पुअर शील्डिंग वर्ड हो तो बेटा ये देना है। तो इसमें एक पॉइंट आता है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या आ गया, फिर नाम ही देखो, इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस, वेरी सिंपल थिंग, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होता बस, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि जो लेंथेनाइड्स होते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था हमने, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था कल हमने, n-1 डी एफ 1 से 14 इलेक्ट्रॉन लिखे थे हमने n-2 में से, और n-1 में क्या लिखा था बेटा, डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इन लेंथेनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन और 1 ये इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली निकाल लेते हैं। मतलब कोई भी लेंथेनाइड कहां से स्टार्ट हो रहा था, लेंथेनाइड हो रहा था आपका 58 एटॉमिक नंबर से 71 तक, 50 सीलू से याद रखना है आपने, सीलू 58 से 71 एटॉमिक नंबर तक 14 एलिमेंट्स हैं जिन एलिमेंट्स को आप लेंथेनाइड बोलते हो। और कल मैंने आपको कल की क्लास में बताया था ये जो 14 एलिमेंट है सारे के सारे जो है थर्ड ग्रुप के अंदर, इसके बाद फोर्थ ग्रुप आएगा। तो थर्ड ग्रुप में अब कितने एलिमेंट हो गए, 14 तो ये हो गए और एक पहले लेंथेनम भी रखा हुआ है, तो 15 एलिमेंट हो गए। तो 15 एलिमेंट हो गए तो इतने प्रोटॉन भी तो इंक्रीज हो जाएंगे जैसे ही आगे आओगे। तो इनके अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो एक रेगुलर डिक्रीज इन साइज ऑफ रेगुलर डिक्रीज इन साइज ऑफ ट्राई पॉजिटिव, बहुत पूछा जाता है बेटा ये, ट्राई पॉजिटिव लेंथेनाइड ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन is known as lanthanide contraction। सीरियम से ल्यूटीशियम में Ce3 पॉजिटिव से आप चलोगे, ऐसे चलते जाओगे तो आप देखोगे कि रेगुलर डिक्रीज डाउन की तरफ जाओगे और ल्यूटीशियम तक साइज में एक रेगुलर डिक्रीज दिखाई देगा। तो साइज में डाउन आ रहा है, ये साइज ऐसे 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 डाउन आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट होना। इसी और लेंथेनाइडों में आ रहा है ये, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इस चीज को बोला जाता है। तो इसका इफेक्ट आगे आने वाले डी ब्लॉक पे भी पड़ जाता है, तो उसका जो साइज होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, तो आईपी वैल्यू कम होने की बजाय इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में हाँ 14 में डी में 0 से 1 भी लिख सकते हो, 0 1 लिख सकते हो, मैंने तो 3 इसलिए लिखा है क्योंकि ट्राई पॉजिटिव आयन बनाना बेटा, ट्राई पॉजिटिव आयन में होगा ये, ट्राई पॉजिटिव लेंथेनाइड्स में मिलेगा, नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगा बेटा, नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगा। डी ब्लॉक में बेटा 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ ब्लॉक में नहीं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक का नहीं है। जब डी ब्लॉक का लिखोगे ना फरहीन, जब आप डी ब्लॉक का लिखोगे तब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। डी ब्लॉक का जब लिखते हो तो अच्छी तरह रट लो बेटा, मैंने क्या बोला है, चैप्टर बहुत इजी है लेकिन गलतियां बहुत हैं। जितना काम होता है ना हल्का, जितना हम हल्का समझते हैं उतनी मिस्टेक्स होती हैं, हमारा दिमाग जो होता है उस चीज को अच्छे से कर नहीं पाता है। तो n-1d क्योंकि हल्का लेते हैं ना उसको, उसमें ये है कि ns 0 से 2 और d 1 से 10, डी ब्लॉक में बेटा फरहीन, नॉट एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, n-2 एफ में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन और डी में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन होगा n-1 डी में, और एस क्योंकि लेंथेनाइड एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट है तो एक ही आएगा, अभी तो एक एलिमेंट है तो 1 आएगा। क्लियर? ओके बेटा, ओके। तो ये है ग्रेजुअल डिक्रीज। तो ग्रेजुअल डिक्रीज अब देखते हो तो पुअर शील्डिंग से आपने ये 2 एक्सेप्शन याद रखने, बोरोन फैमिली के और ये वाले। तो अब आपके पास देखो इस टाइप से प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं अब हमारे पास।
तो सामने आपके प्रॉब्लम है, देखो द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन फॉलोइंग एलिमेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन द फॉलोइंग एलिमेंट। आपने क्या करना है बेटा, आपने सीधा अपनी पीरियोडिक टेबल में जाना है, जो आपने याद कर रखा है, आपने ये याद कर रखा है, जो जो चाहिए वो वाले उठा लो। आपने याद रखा एक तो मैग्नीशियम चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, तो देखो ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन होता है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और नियोन। आपको जो ट्रिक सिखाया ना सिर्फ उससे कर लेना बेटा। अभी मैंने क्या बताया था, एक एक्सेप्शन, जो इधर लोगे तो बेरिलियम भी आ जाएगा, जो चाहिए होगा वो करेंगे। तो मैग्नीशियम जो आएगा वो एल्यूमिनियम से आगे आएगा, और फास्फोरस जो होगा वो सल्फर से आगे आ गया। बाकी आपका आईपी वैल्यू इधर इंक्रीज हो रहा है। देखो बेटा क्या आंसर आएगा, अब लगाओ जरा आंसर। देखो श्लोक पांडे का बी आंसर आ गया है, गुंजन का बी आंसर आ गया है। तो नियोन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, क्लोरीन से पहले पहले फास्फोरस आएगा। बिल्कुल सही बेटा, पहले फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम आएगा। तो एक्सेप्शन वाला ही क्वेश्चन आएगा। जब भी क्वेश्चन आना है ना, सही है बेटा, विधि सही है, मोने सही है, तो आपने तो बस वो ध्यान रखना है कि आप कि भाई कैसे करोगे इसको। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, अमोंग द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द वन विच हैज द लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसका साइज छोटा होगा बेटा, कल हमने साइज वाली बात की थी, जिसका साइज जितना छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो आईपी बढ़ता जाएगा, लेकिन साइज बड़ा होगा तो आईपी वैल्यू कम होता जाएगा। आपको क्या निकालना है, देखो लोवेस्ट आईपी निकालना है। तो अगर आईपी लोवेस्ट निकालना है, आईपी लोवेस्ट है तो साइज क्या होना चाहिए बेटा, हाईएस्ट। कल वाला कंसेप्ट लगाओ। अगर साइज हाईएस्ट है तो कैसे देखेंगे, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा एमजी का साइज। बेटा फिर गलती कर दी, कल ही तो पढ़ाया है मैंने कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तो जिसका पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, देखो कितनी मिस्टेक करता है हमारा माइंड। कल ही मैंने पढ़ा है कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज छोटा होता है, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज बड़ा होता है। मोने वर्मा, यूज करो कंप्यूटर का, अपने दिमाग का यूज करना सीखो, उसको शार्प करो थोड़ा। तो यहां पर देखो, तो सबसे छोटा साइज किसका आएगा बेटा, इन सब में दिखाई दे रहा है जो आपको, सबसे छोटा होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज है। ये जो है आपका, ये आपका सबसे छोटा साइज है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज है। तो साइज इसका स्मॉलेस्ट आ गया। और सबसे बड़ा साइज जिसमें नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा बेटा, तो नेगेटिव चार्ज इसमें ज्यादा है, तो इसका साइज जो होगा लार्जेस्ट साइज हुआ। कल ही किया, कल कितनी देर बताया, देखो फिर भी दिमाग कैसे हमारा गलत आंसर जल्दी देता है। इसका मतलब ऐसे बच्चे हैं जो उनको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा बेटा, अपनी क्षमताओं को पहले देखना है, फिर उनको इंप्रूव करना है। तो साइज स्मॉलेस्ट साइज, जिसका साइज सबसे छोटा उसका आईपी सबसे बड़ा, तो आईपी तो मैक्सिमम हो गया। लेकिन हमसे आईपी मैक्सिमम थोड़ी पूछा था उसने, हमसे मैक्सिमम नहीं पूछा बेटा, हमसे लार्जेस्ट साइज जो है, तो लार्जेस्ट साइज है तो आईपी लोवेस्ट होगा उसका, आईपी लोवेस्ट। तो लोवेस्ट आईपी आप जो है ओ नेगेटिव नेगेटिव का बनाएंगे। तो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट प्रैक्टिस बेस्ट होना चाहिए। प्रैक्टिस से देखो, प्रैक्टिस कितना मैटर करता है ना, प्रैक्टिस नहीं हो तो बहुत फर्क पड़ता है। अरे प्रैक्टिस इतना मैटर करता है बेटा, एक पतली रस्सी के ऊपर आपने लोगों को चलते हुए देखा, एक पतली रस्सी पर हमें इतनी बड़ी दीवार दे दी जाए तब भी हम अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो डर डर के चलेंगे, लेकिन इतनी पतली रस्सी के ऊपर एक, आपने देखा होगा ये गेम करते हैं जो एक छोटी सी बच्ची एक पतली सी रस्सी पे दौड़ती हुई चली जा रही है, इधर से इधर आ रही है, इधर से इधर आ रही है, क्या है, प्रैक्टिस। तो जितना प्रैक्टिस करोगे माइंड से उतनी चीजें आपकी आसान होती चली जाएंगी। और जो गलती करते हो, देखो एक चीज और बताओ, मैं अपने अक्सर स्टूडेंट को बताता हूं ये बात, जैसे अभी मोने वर्मा ने गलती, ऐसा बच्चा कोई भी इस तरह की गलती करता है जो बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, घर जाए शीशे के सामने खड़ा हो और अपने आप को 2-4 थप्पड़ मारे, खींच के थप्पड़ मारे कि मैं ऐसी गलती करूंगा तो डॉक्टर कहां से बनूंगा, जो डॉक्टर बनना चाहता हूं। जब ऐसा आप अपने आप को मारोगे ना तब आप सीखोगे। देखो मार से क्या कहते हैं, भूत भी भाग जाते हैं, कहते हैं अपने आप को अकेले में, दूसरा नहीं, खुद अपने आप को और लताड़ो मारो। अरे मैं ऐसे करूंगा तो कैसे करूंगा, फिर मैं कैसे हो पाएगा। अगर सिली मिस्टेक करते हो तो बड़ी मिस्टेक है तो कोई नहीं, वो तो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए बेटा। फिर देखो तुम्हारे सामने दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आईपी वैल्यू, फर्स्ट आईपी वैल्यू।
फर्स्ट आईपी वैल्यू, क्या आंसर होगा बेटा? फर्स्ट आईपी वैल्यू देखो, पहले वाले में देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऊपर से नीचे जाएंगे तो आईपी तो कम होना चाहिए था, ये तो बढ़ा रहा है, गलत हो गया। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देखो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, बोरोन से कार्बन नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे, लेकिन ये तो उल्टा बता रहा है, इधर आईपी ज्यादा होना चाहिए। अपने आप क्रॉस किया करो ना, ये प्रैक्टिस का ये तरीका होता है बेटा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, देखो बेरिलियम तो हो गया सेकंड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऊपर से नीचे जाओगे तो आईपी वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए। ये रहा करेक्ट, ये रहा करेक्ट आपका, ये देखो करेक्ट। अब आ जाओ इसको भी चेक कर लो, लेट चेक फोर्थ नंबर। मीनू का बी आया है, शिवानी का बी आया है, विधि का बी आया है, फरीन का, तो लेट चेक ये। और कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो कार्बन सिलिकॉन में ऊपर से नीचे जाओगे तो आईपी कम होना चाहिए था, ये तो बढ़ा रहा है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो इस टाइप से बेटा आप आईपी के क्वेश्चंस जो है वो बना सकते हो। क्लियर? ऐसे ही मैंने कुछ क्वेश्चंस और डाल रखे होंगे बेटा, इनको आपने अपने हिसाब से अरेंज करना है और देखना। ये देखो अब कितना अच्छा एग्जांपल देखो, यहां देखो, यहां देखो, ये एग्जांपल देख रहे हो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये देखो ये आ गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब ये वही आ गया जो मैंने 3D सीरीज वाला कह रहा था, ये 3D का है, ये 4D सीरीज का है, ये 5D सीरीज का है, तो कॉपर सिल्वर से ज्यादा होगा। क्लियर? लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि सिल्वर से एयू को कम होना चाहिए था, बट ये ज्यादा होगा, यहां से यहां एक्सेप्शन था ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, पिछले लास्ट ईयर आया है, अभी क्वेश्चन मेन के एग्जाम में आया यही वाला, तो यहां उल्टा हो गया। देखो एजी से एयू, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन था यहां पर, ड्यू टू पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग के रीजन से जो है, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हो, उसके रीजन से। तो यहां पर देखो इसका मतलब सबसे ज्यादा कॉपर, फिर एयू, फिर एजी आएगा, कॉपर, सीयू। तो जो क्वेश्चन जो बताई है मैंने चीजें, वहां क्वेश्चनिंग आएगी, कहीं ना कहीं आपकी क्वेश्चनिंग आएगी। इसका मतलब ये ऑर्डर गलत पड़ा है यहां, इसने तो एयू से ज्यादा किसका बताया, देखो एयू से ज्यादा बताया एजी का, एजी से ज्यादा सीयू का, है ना। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन सही है समीर, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन यहां आएगा, इसलिए बाकी तो एस ब्लॉक वाले थे तो उसमें तो कोई एक्सेप्शन था नहीं, ये डी ब्लॉक वाला आ गया तो एक्सेप्शन आएगा। तो बी करेक्ट नहीं है बेटा, बी रॉन्ग हो रहा है। करेक्ट क्या आएगा, कॉपर सबसे ज्यादा, फिर गोल्ड, फिर एजी आएगा बेटा, डी ब्लॉक वालों में ध्यान रखना है। हरीश आलम सी आंसर दे रहे हो बेटा, सीजियम, रुबीडियम, पोटेशियम, वो तो राइट है। शिवानी जैन सी आंसर दे रहे हो, ये तो राइट है बेटा सी। नॉट करेक्ट पूछ रहा है ऊपर, देखो नॉट करेक्ट, सी कैसे दे रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पोटेशियम, ये रुबीडियम, ये सीजियम एल्कली मेटल है, ऊपर से नीचे जाओगे तो आईपी वैल्यू कम होंगे, आईपी वैल्यू कम हो रहे हैं, तो सीजियम से ज्यादा तो रुबीडियम का ही है, रुबीडियम से ज्यादा पोटेशियम का, यही तो बता रहा है, तो करेक्ट हो गया। रॉन्ग कैसे है बेटा, ध्यान से देखो, शिवानी जैन, हरीश, ध्यान से आंसर दो, ध्यान से। यही एग्जाम, जो गलतियां करनी है ना बेटा अभी कर डालो, जो गलतियां करनी है अभी कर डालो, एग्जाम में टेस्ट में गलती नहीं करनी, जो मिस्टेक है पहले कर डालो। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, इस तरह का प्रॉब्लम अगर आ जाए, हाईएस्ट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन इन द कॉन्फ़िगरेशन, हाईएस्ट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन। देखो ऐसे क्वेश्चन बड़े पॉपुलर हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हिंट बता रहा हूं, देखो इसको ट्रिक सिखा रहा हूं, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो पहली बात यह है कि आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सोल्व मत करना, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना कि एलिमेंट कौन सा है, और एक सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। पहले रिकॉग्नाइज करना, तो देखो ये रिकॉग्नाइज करोगे तो 2 2 4 और 1 5 5 होगी, तो 5 का मतलब ये बोरोन हो गया। ये देखो 2 और 2 4 और 3 7 मतलब नाइट्रोजन हो गया। 2 और 2 4 और 2 6 कार्बन हो गया। 2 और 2 4 और 4 8 ऑक्सीजन हो गया। तो हमें पता लग गया। अब देखो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में तो आपको पता है ना कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, वैसे आईपी वैल्यू इंक्रीज होता है, इधर एक सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मत करना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं करना है। तो सबसे ज्यादा आईपी वैल्यू, हाईएस्ट एनर्जी किसके लिए चाहिए होगी, नाइट्रोजन वाले की, नाइट्रोजन वाला ये रहा,
बी वाला आंसर आ जाएगा बेटा। तो आपने क्या करना है, सही है बेटा दीपांशु, गुंजन आपका भी सही है, ऐसे करना होता है कि आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के बाद फिर आप बताएंगे कि भाई कैसे सोल्व करना है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सोल्व नहीं करना है, उससे एलिमेंट सोचना है कौन सा एलिमेंट है, और एलिमेंट के बाद आपने डिसाइड करना है। तो इस टाइप से हम जो है बेटा आईपी वैल्यू निकाल सकते हैं या चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जितना आपको मैंने बताया उस पर फोकस करना, क्वेश्चनिंग अपने आप शॉर्ट आउट होने लग जाएगी। नेक्स्ट आता है देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पिछली आईपी वैल्यू में आपने कैटायन बनाना सीखा, इलेक्ट्रॉन निकालना सीखा। अब देखो किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन करते हैं तो क्या होता है, तब भी एनर्जी जो है चेंजेस आते हैं बेटा। एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है या एनर्जी रिलीज हो सकती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। अब ये जो प्रोसेस आ रहा है एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये प्रोसेस आपका एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको देखो इलेक्ट्रॉन, नाम देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज ऑन एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वही एटम, वही गैसियस आइसोलेटेड एडिंग में। तो एनर्जी चेंज लिखा है मैंने, देखो एनर्जी चेंज में क्या है कि मोस्ट ऑफ केसेस में, नहीं बेटा अभिषेक नहीं, हाफ फील्ड फुल फील्ड से मत देखा करो, उससे क्या है कि मिस्टेक, कई बार दिमाग गलती कर डालता है। इसलिए सबसे पहले जो आपने देखा, मैं मना करता हूं उसके लिए बच्चों को, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, आपको सीक्वेंस याद है आईपी का पीरियोडिक टेबल में, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहचान कर ली कि भी कौन सा एलिमेंट है, तो ईजी हो जाएगा। हाँ, अगर उस एलिमेंट का आपको आइडिया ना हो देन आप ये इस चीज की तरफ जा सकते हो, अदरवाइज आप सीधा ऐसे देखा करो, जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो उससे आप एलिमेंट डिसाइड कर लिया करो। क्लियर अभिषेक? तो नेक्स्ट देखो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो एनर्जी चेंज आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जनरली क्या है, एनर्जी चेंज में एनर्जी रिलीज होती है मोस्ट ऑफ केसेस में, नॉट बट ऑल केसेस। तो ये क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, मोस्टली रिलीज होती है, सब में रिलीज नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। मोस्टली व्हेन ए गैसियस एटम एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आयन, गैसियस आयन। तो मोस्ट ऑफ केसेस में आप देखोगे तो एनर्जी रिलीज होती है, इसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या एक वर्ड और यूज करते हो बेटा इसके लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में शॉर्टकट में ईए से लिखूंगा, ईए बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड जब करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, ये देखो कोई स्पीसीज एक्स, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनाइन बन गया, एनाइन करने पर प्लस एनर्जी निकली, इसको हम ईए मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो आपको ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। तो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये ट्रेंड याद कर लो, क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, इंपॉर्टेंट। जैसे आपका सेकंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियो, सेकंड, सपोज आपका सेकंड। अभी और सेकंड और थर्ड से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, सेकंड और थर्ड से। तो आप इसमें क्या करोगे, जनरली जैसा वो होता है आईपी वैल्यू, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, मतलब एनर्जी का अमाउंट ज्यादा रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज। अब बट इसमें देखो, अब इसमें एक्सेप्शन बहुत है। तो पहला एक्सेप्शन तो नोबेल गैसेज ही है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होना चाहता, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम, नियोन यहां आ जाएगा, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो बेरिलियम है इसकी भी कम हो जाती है, एक्सेप्शन, बेरिलियम भी कम हो जाता है। बेरिलियम, जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी एक्सेप्शन वाला केस है, यहां आ जाता है। इवन बहुत अच्छी बुक पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये लिथियम से जो बोरोन है ये भी कम होता है, लिथियम से बोरोन। बट ये रेयरेस्ट लेना, क्योंकि सभी एनसीईआरटी वगैरह में ज्यादा डिस्कस नहीं है इसके बारे में, तो इसलिए मैं इस पॉइंट को नहीं ले रहा हूं। बट बोरोन की भी लिथियम से कम होती है, बट ये तीन तो याद रखोगे यार। देखो अब ऑर्डर निकाल लो, ये ऑर्डर याद कर लो बेटा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम किसकी हुई, देखो नियोन, ये याद कर लो आप, सबसे कम नियोन, नियोन से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा
नाइट्रोजन। फिर आ जाओ बाकी जो बच गए आपके, नाइट्रोजन से ज्यादा फिर आप देखो इधर लोगे लिथियम, फिर कार्बन, बेरिलियम आ गया, लिथियम के बाद ये बोरोन, कार्बन रह गया, नाइट्रोजन आ गया था, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ये ऑर्डर याद करना, ये आपने ऑर्डर अच्छे से याद करना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर क्वेश्चन आता है आपका। इसमें से जो पहली तीन है उनमें एनर्जी उल्टा देनी पड़ती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी रिलीज नहीं होती। इलेक्ट्रॉन एडिंग में एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जो बाद वाली हैं इन सब में एनर्जी रिलीज होती है। और हमें जितनी एनर्जी रिलीज है, एनर्जी जितनी रिलीज होगी, या रिलीज होने वाली एनर्जी देखते हैं, एब्जॉर्ब वाली नहीं, एनर्जी रिलीज होगी तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इधर से इधर इंक्रीज हो रहा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है बच्चों, इसलिए कंफ्यूजन में जाना ही नहीं। मैंने कंफ्यूजन हटा दिया, मैंने कहा कि ये ट्रेंड ये याद कर लो बस, क्वेश्चन शॉर्ट आउट। नियॉन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, इवन किसी किसी बुक में तो ये भी है कि ये बोरोन लिथियम से, जेडी ली जो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है उसमें बोरोन भी लिथियम से कम है, लेकिन फिर भी ये ज्यादातर इतना आपका नीट में इस लेवल पर पूछा नहीं जाता। तो आप इसको ये वाला ट्रेंड याद रखना कम से कम। नियॉन, तो आप देखो नियॉन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, लिथियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आपका आ गया। तो ये जब आपका आ गया, इसी टाइप से देखो दूसरा ग्रुप, इससे नीचे वाला, लिथियम के नीचे क्या होता है आपका, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो इसमें बेटा वही एक्सेप्शन, आर्गन सबसे कम, बस इसमें ध्यान रखने से थोड़ा सा और चेंजेस है। आर्गन सबसे कम, फिर मैग्नीशियम, और फिर नाइट्रोजन की तरह फास्फोरस, बट फास्फोरस ज्यादा कम नहीं है, बस एक प्लेस पीछे है, क्योंकि डेटाबेस वैल्यू है बेटा ये, इसलिए डेटा याद करने होते हैं। एनसीईआरटी ने तो एक लाइन लिख के अपना काम स्टॉप कर दिया है, लेकिन क्वेश्चनिंग बनती है। तो इस क्वेश्चनिंग में देखो अब क्या बनेगा आपका, कि आपका यहां जो बनेगा सबसे कम आर्गन, आर्गन के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद सोडियम, फिर एल्यूमिनियम बेटा, एल्यूमिनियम के बाद फास्फोरस और सिलिकॉन, फिर सल्फर और फिर क्लोरीन। ये ऑर्डर याद है कैसे बनाए हैं, ये यहां से देखोगे ऊपर वाले से, और ये इधर से देखोगे। आपका क्वेश्चन कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि ऑर्डर ये है इनका। तो अब इसमें ऑर्डर के अंदर देखो, एक चीज है कि वेस्ट फ्लोर ऊपर से नीचे, जनरली लेफ्ट टू राइट ये हो गया बेटा, ऊपर से नीचे देखो, ऊपर से नीचे, जनरली ऊपर से नीचे जाओगे तो वही ट्रेंड होगा, ऊपर से जब नीचे जाते हैं। अच्छा एक बात और, मैं ऊपर वालों में आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जहां एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो वो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर आपके एग्जाम में थोड़ा टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, यहां पर ये दो होंगे सिर्फ, या तीन नहीं होंगे, ये एंडोथर्मिक। आपसे पूछे जाएगा इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है, मोस्ट ऑफ केसेस में तो एनर्जी रिलीज होती है बाय डेफिनेशन। तो ऐसे कौन कौन से एग्जांपल हैं जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बेटा, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो याद रखना, नोबल गैसेज, जहां भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी नोबल गैसेज, और नोबल गैसेज के अलावा जो है वो देखो कौन से हैं, तीन और हैं, बेरिलियम, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। इन तीन केसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर एनर्जी बेटा एब्जॉर्ब होती है, बाकी सब में एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज होती है। ऊपर से नीचे जाओगे तो वही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा, लेकिन एक्सेप्शन ध्यान रखना है। दो एक्सेप्शन अच्छे से याद कर लो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां आएगी बेटा, कम होगी क्लोरीन से, क्योंकि बहुत छोटा साइज होता है। छोटे साइज में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। तो आपको तो ये याद रखना है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ क्लोरीन। और एक एक्सेप्शन इससे पहले वाली फैमिली में जो ऑक्सीजन वाला है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। तो
तो यहां पर ऑक्सीजन का सबसे कम होगा, बाकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर की साइड बढ़ेगी, लेकिन ऑक्सीजन जो है मिनिमम है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मिनिमम इन इट्स फैमिली। जो बेटा इसकी फैमिली आएगी, जो इसका फैमिली है, किसका फैमिली, जो आपका ऑक्सीजन का फैमिली है, उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे में दो एक्सेप्शन करने, फ्लोरीन से नीचे क्लोरीन करना है, ऑक्सीजन सबसे नीचे करना है। तो ओवरऑल अब नेट रिजल्ट देखें अब, तो एलिमेंट, कुछ क्वेश्चन देखो, एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्वेश्चन आ जाए, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आंसर बेटा देना है क्लोरीन, नॉट फ्लोरीन, क्लोरीन, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन। अगर क्वेश्चन आ जाए आपका एलिमेंट विद लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो नियोन देना, नियोन, आंसर है नियोन। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियोन की। अब यह देना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस किस किस का है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक तो होता ही है, हीट निकलती है मोस्ट ऑफ केसेस में, एंडोथर्मिक देना है बेटा, तो इसका आंसर आएगा आपका नोबल गैस। कोई भी नोबल गैस होता है एंडोथर्मिक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एंडोथर्मिक का मतलब होता है लेस होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैस का। और दूसरे जो मैंने बताए थे आपको, बेरिलियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, इनके अंदर एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। नियोन का सबसे कम, क्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये आपने चीजें एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यही सारा क्वेश्चनिंग होगा आपका। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी चेंजेस आती हैं उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ केसेस में एनर्जी चेंजेस का मतलब होता है एनर्जी रिलीज होना। तो मोस्ट ऑफ केसेस में जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा आपका, और उसमें कुछ को छोड़ करके कुछ में उल्टा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका एग्जांपल हमने देखो जैसे किया है नोबल गैसेज और नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनको छोड़ करके बाकी जगह आपको एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है, निकलती है, इनमें देनी पड़ती है। फिर देखो दूसरा मैंने कहा कि इसमें क्या है, डेटाबेस है। तो डेटाबेस पर आपको याद करना है, जैसे मैंने कहा है कि अपने सेकंड पीरियड की बात करें तो नियोन सबसे कम हो गया है, नोबल गैस सबसे कम चला गया है, बेरिलियम उसके बाद, और नाइट्रोजन भी अपना प्लेस छोड़ करके नीचे आ गया। तो सबसे कम नियोन, फिर बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन, बाकी फिर जो सीक्वेंस है लिथियम, बोरोन जो रह गए, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आ जाएगा। फिर इसी टाइप से सोडियम मैग्नीशियम वाले में भी जो आर्गन है वो सबसे कम हो गया बेटा, आर्गन का सबसे कम आएगा, आर्गन के बाद मैग्नीशियम आएगा, फिर फास्फोरस उतना नीचे नहीं जाएगा जितना नाइट्रोजन गया था, फास्फोरस सिर्फ सिलिकॉन से नीचे रहेगा। तो आ जाएगा आर्गन, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन। इसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई कि ऊपर से नीचे जाने पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन होंगी, ठीक है डाउन होंगी, लेकिन दो जगह एक्सेप्शन मिलेगा, फ्लोरीन क्लोरीन से कम आएगा, ऑक्सीजन अपने फैमिली में सबसे नीचे आएगा। दूसरी बात, जब भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो अगर किसी नेगेटिव स्पीसीज में ऐड करोगे तो नेगेटिव स्पीसीज में हमेशा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ये हमेशा ध्यान रखना। एनर्जी एब्जॉर्ब ऑलवेज on adding electron, on adding electron, energy absorbed always on adding electron in anionic species। अगर कोई नेगेटिव चीज है उसमें एनर्जी ऑलवेज एब्जॉर्ब होगी, और एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड always on adding इलेक्ट्रॉन इन कैटायन। मतलब कैटायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा सबसे ज्यादा होती है,
एनाइन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा सबसे कम। एब्जॉर्ब का मतलब हो गया लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और कैटाइन का मतलब हो गया, जब भी मतलब रिलीज का मतलब हो गया हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमेशा ये याद रखना, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आप ये एग्जांपल दे रखे हैं, ये देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ओ नेगेटिव बनाया तो एनर्जी रिलीज हुई, इतनी एनर्जी रिलीज। माइनस का मतलब होना रिलीज 141 किलो जूल पर मोल रिलीज हुई। लेकिन आपने देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब किया आपने, ओ से एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया, ओ में, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो O2 नेगेटिव होता है, उल्टा एनर्जी देनी पड़ी। और कितनी ज्यादा देनी पड़ी ये लगा सकते हो, प्लस का मतलब देना, और नेगेटिव स्पीसीज में इसका मतलब कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है। जहां देनी पड़ती है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एब्जॉर्ब होगी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। तो यहां पर ओवरऑल देखो, O से O2 नेगेटिव बनाते हैं तो एंडोथर्मिक है ओवरऑल प्रोसेस, क्योंकि निकली कम है और देनी ज्यादा पड़ रही है। तो O से O2 नेगेटिव बनाना है तो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अगर आपके एग्जाम में आ जाए O से O2 नेगेटिव, O से O2 नेगेटिव, तो ये प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो कुछ क्लैरिटी देखते हैं बेटा, अभी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कुछ क्लैरिटी देखते हैं अब कि आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का प्रॉब्लम कैसे आएगा। जो अभी चीजें की आपने वो अप्लाई करो। जैसे देखो पहला प्रॉब्लम आपके सामने, देखो बेटा पहला प्रॉब्लम है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और दे रखे हैं नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस। नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फॉस्फोरस। अब करना क्या आपने, भाई मेरे पास तान्या का आंसर आ गया है, सदफ का आंसर आ गया है, सी आंसर आ रहा है, समीर का सी आंसर आ रहा है, देखो क्लोरीन आ रहा है। तो करना क्या है हमने, तो अब हाईएस्ट देखो यहां तो देखते ही पता लग रहा है, आपको पता है कि क्लोरीन जो है वो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्लोरीन का, तो कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। आप हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने में निकलती है, हाईएस्ट होगा। लेकिन अगर सबका ऑर्डर पूछता तो क्या करते बेटा, तो फिर हम क्या करते, लोवेस्ट बताओ जरा, लोवेस्ट किसका होगा इसमें, लोवेस्ट। ओके बेटा ये तो मैंने बता ही दिया आपको। अगर मैं इन चारों में लोवेस्ट पूछता तो किसका होता, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, फॉस्फोरस का या नाइट्रोजन का। लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काजल चौधरी, काजल बिल्कुल सही आंसर बेटा, नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन तो एंडोथर्मिक प्रोसेस था, नाइट्रोजन में तो उल्टा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें क्लोरीन की, और नाइट्रोजन की बेटा जो आएगी वो आएगी आपकी लोवेस्ट, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लोवेस्ट, नाइट्रोजन की लोवेस्ट, बिल्कुल सही। श्लोक पांडे, प्रशांत। अब देखो सारे क्वेश्चन कहां से जा रहे हैं, अब क्वेश्चन ट्राई भी करेंगे तब भी देखना ऐसे ही आएंगे, जो चीज हमने की है उसके हिसाब से आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये मैंने बता ही दिया है, इसलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो साइज और चार्ज दोनों पे डिपेंड करेगी, ये भी ठीक है। इस क्वेश्चन पे आ जाओ, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू फॉर द हैलोजन शो द फॉलोइंग ट्रेन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है, तो क्या ऑर्डर आएगा देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे हाईएस्ट किसकी है बेटा, क्लोरीन की, फ्लोरीन से भी ज्यादा। ये देखो क्लोरीन की फ्लोरीन से भी ज्यादा हो रही है और ब्रोमीन से भी ज्यादा हो रही है। बाकी आयोडीन सबसे कम है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि क्लोरीन से फ्लोरीन की ज्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि क्लोरीन की हाईएस्ट है। यहां देखो क्लोरीन से ब्रोमीन की ज्यादा नहीं हो सकती, ये भी रॉन्ग हो रहा है। क्लोरीन की ब्रोमीन से ज्यादा और फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा, लेकिन यहां रॉन्ग हो रहा है। देखो आयोडीन की तो नहीं हो सकती ब्रोमीन से ज्यादा, ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये वाला गलत हो गया। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा बेटा, फर्स्ट ए, बिल्कुल सही। रीता, ऋतु का ए आया है बेटा, प्रीति का ए आया है, श्लोक पांडे का ए आया है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब देखो हो किससे रहे हैं क्वेश्चन, आपको याद करना पड़ेगा, जो सीक्वेंस है वो याद कर लो, बस थोड़ा सा टाइम लगा लो उस पर, फिर आपका क्वेश्चन यहां पर गलत नहीं होना है बेटा। देखो यहां पर फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना है। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो ये कल हमने कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था, जैसे मैंने निखिल के बारे में कहा था कि पैरेलल रखना है। मैसेज ये था कि आपने पैरेलल रखनी है चीजें। और ये इस बार का रिजल्ट है बेटा, जो इनको कॉलेज मिल चुके हैं, इनमें कुछ आमिर को 630 पर इसको कॉलेज मिल गया, अभी कॉल आया था इसका, तो मिलने स्टार्ट हो गए हैं अभी। हिमानी को मिल गया है 612 में, लेडी हार्डिंग,
तो आपको देखो इन मार्क्स से ये आइडिया लेना है कि आपको इस मार्क्स पर पहुंचना है बेटा 600 पर। 600 टारगेट मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं है बेटा, स्काई इज द लिमिट, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम हमारा टारगेट होना चाहिए कि 600 से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी बेटा। 600 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, वहां से आपने आगे चलना है। नेक्स्ट देखो, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से नाम मिलता जुलता आ रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और अब मैं देखो आपके सामने रख रहा हूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखा था, अब रखा हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। भाई रामलाल और राम सिंह एक नहीं हो सकते। रामलाल अलग आदमी है, राम सिंह अलग आदमी है। तो आगे वाला इलेक्ट्रॉन देख के एक मत समझ लेना, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द डिफरेंट थिंग। क्या है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखो स्पेशली, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में देख रहे हो, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, it is the tendency of an atom in a compound to attract a pair of bonded electron toward itself। मतलब ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है बेटा। जैसे H और Cl के बीच मान लो दो इलेक्ट्रॉन, तो हम ये कहेंगे कि ये Cl जो होता है इस इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल प्लस चार्ज। तो जो अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा तो हम ये बोलेंगे क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कह रहे हैं तो किससे, हाइड्रोजन से। तो यहां पर हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पावर की बात हो रही है बेटा कि बॉन्ड अगर दो चीजों के बीच है तो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो प्रॉपर्टी है बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। दैट इज द रिलेटिव प्रॉपर्टी, दो के बीच कंपैरिजन है। ये एनर्जी नहीं है कोई, ये पावर है इलेक्ट्रॉन खींचने का। तो जब रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है, पावर होती है, तो उसका कोई भी यूनिट नहीं होता, तो यूनिट लेस है बेटा, ये यूनिट लेस है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है यूनिट लेस है। पॉलिंग एक साइंटिस्ट है, पॉलिंग ने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिसाइड की है बेटा कुछ जो है, तो आपको याद करनी है। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से हाइड्रोजन, ये याद करना, जितने बताऊं उतनी तो जरूर याद करना, बहुत काम का टॉपिक है बेटा। ये सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारी जगह आपको हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1, फिर आप लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो यहां 1 से स्टार्ट कर दो। 1 अप्रोक्सीमेट 1.5, 2 2.5, 3 नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी बात कर लो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन जो होता है वो अगेन 3, और ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन का जो होगा 2.5। ऐसे ही जो आपका है नाइट्रोजन फास्फोरस वाला इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन का 3, फास्फोरस का जो होता है वो 2.1। तो आप कुछ कुछ का देख रहे हो सेम हो रहा है बेटा। देखो H और P याद रखना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से याद रखना बेटा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से क्या होगा HP, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम, इसकी भी 2.1, इसकी भी 2.1। सर्किल सब इंस्पेक्टर CSI, सल्फर की भी 2.5 होती है। CSI देखो C 2.5, सल्फर 2.5, आयोडीन, सर्किल सब इंस्पेक्टर याद रखना, इसकी 2.5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सर्किल सब इंस्पेक्टर। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखो आपसे पूछा जाएगा एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहेगा तो फ्लोरीन आंसर देना है। अब क्लोरीन नहीं देना बेटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहता तो हम क्लोरीन देते, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहेगा तो हम फ्लोरीन देंगे। हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट, ये भी ध्यान रखने वाली है, सेकंड हाईएस्ट टेबल देखो, फ्लोरीन का 4 है, उसके बाद ऑक्सीजन का आ रहा है 3.5, सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीजन, फ्लोरीन की 4 और ऑक्सीजन की जो है वो 3.5 आ रही है। पोलिंग ने कुछ एलिमेंट जो डिसाइड की हैं वो इस टाइप के। सेकंड हाईएस्ट बेटा बिल्कुल सही है, सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीजन का आएगा, सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आएगी आपके पास। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्लोरीन का। इस पर ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है बेटा, एक ये वाला कि सपोज आपके पास फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो रेगुलर ऑर्डर है, मतलब इधर से इधर जाऊं
जो रेगुलर ऑर्डर है वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आयोडीन से ज्यादा ब्रोमीन की, ब्रोमीन से ज्यादा क्लोरीन की, क्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन की, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी इंक्रीज होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज होती है। मतलब बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है फ्लोरीन के अंदर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी फ्लोरीन की तरफ इंक्रीज होगा। और हाँ बेटा दीपांशु सही है, बाद में नाइट्रोजन का आएगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन की सबसे ज्यादा और आयोडीन की, और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है वही आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर। बट अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दिया तो क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन आएगा। अगर बेटा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा क्लोरीन। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करता है क्लोरीन, ब्रोमीन, तो आपका फ्लोरीन फिर एक प्लेस पीछे आ जाता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करता है तो फ्लोरीन 2 प्लेस पीछे आ जाता है। आयोडीन से ज्यादा है लेकिन उन दोनों से कम है। ये बहुत पूछा जाता है बेटा क्वेश्चन, इवन लास्ट ईयर आया हुआ है आपका, आप चेक करना। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था ये 2019 में ये क्वेश्चन आया था। तो कहीं ना कहीं से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हैलोजन ऊपर पूछा जाता है आपका। तो क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या ऑक्सीडाइजिंग पावर तो रेगुलर है, आयोडीन से फ्लोरीन की तरफ बढ़ेगी या फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ कम होंगी। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसमें एक्सेप्शन आ जाएगा, फ्लोरीन थोड़ा पीछे आ जाएगा, क्लोरीन से एक प्लेस पीछे आ जाएगा, तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा हो जाएगा बेटा। तो इस केसेस में क्लोरीन का जो है हम वो सबसे ज्यादा कर देंगे। और बॉन्ड डिसोसिएशन में क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन तो छोटे बॉन्ड है, फ्लोरीन फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है तो जल्दी टूट जाता है बॉन्ड, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम आ जाती है, मतलब 2 प्लेस पीछे आ जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान रखना है इसमें। ये जो आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को आप एक तो पोलिंग ने बताया, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक तो पोलिंग ने, जैसे अभी हमने किया था, एक तो पोलिंग ने डिस्कस किया। और पोलिंग आपने जो पॉइंट बता रहा हूं आपने याद करना है, तो पोलिंग ने बॉन्ड एनर्जी के बेस पर किया था। आपसे पूछा जाएगा क्या बेस था, तो बॉन्ड, या यू कैन से दैट बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशन, बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशन यूज किया था उसने। जैसे हाइड्रोजन का 2.1 निकाला भी मैंने बताया आपको, कार्बन का 2.5, 4 वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और उसने क्या किया, इन बॉन्ड एनर्जी के बेस पर इसको उसने निकाला है। तो पोलिंग के बाद एक साइंटिस्ट और भी आया, उसने अलग तरीके से कैलकुलेशंस की हैं, उसको बोलते हैं मोलिकेन स्केल। मोलिकेन स्केल को हम XM से लिखेंगे, M मतलब मोलिकेन के लिए स्टैंड हो रहा है। उसने क्या किया, किसी एक एलिमेंट का आईपी वैल्यू नोट किया और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोट की, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में, ये ध्यान रखना, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में किया उसने, और उससे उसने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकाल दी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इक्वल टू आईपी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम एटम की बाई 2। बट ध्यान रखना है कि आईपी की वैल्यू हो वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में नहीं, इलेक्ट्रॉन, फिर फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो ये फार्मूला इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो निकाली है वो मोलिकेन के अकॉर्डिंग ऐसे निकाल सकते हो। मोलिकेन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालना है तो उसकी आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर सकते हो। अगर दोनों को रिलेट करना है, अगर आपको दोनों को रिलेट करना है बेटा, पोलिंग की भी मोलिकेन की भी, तो ये है आपका पोलिंग जो है वो मोलिकेन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिवाइडेड बाय 2.8 है। तो मोलिकेन की लिख लोगे तो फिर ये आ जाएगा आईपी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2 इंटू 2.8। तो इससे आप रिलेशन भी निकाल सकते, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का इससे आप रिलेशन भी निकाल सकते हो। तो एक तो पोलिंग का स्केल और भी है, लेकिन जो है ये 2 सफिशिएंट है। तो एक पोलिंग के अकॉर्डिंग और एक आपका जो है मोलिकेन के अकॉर्डिंग। एक चीज और बेटा कि यहां कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करते हैं हम। अगर कार्बन या कोई भी एटम जितना मल्टीपल बॉन्डिंग होता जाएगा, मल्टीपल बॉन्डिंग में आता जाएगा, मल्टीपल बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी, उतनी सेम एटम की भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है। सेम एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होता जाता है। जैसे कैसे, देखो सपोज
वी टेक द एग्जांपल कि भाई जैसे कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, जैसे एल्केन में देखते हो कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक डबल बॉन्ड आ गया, एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आ गया, तो अब हैं तो सारे कार्बन ही ना, लेकिन अब जो कार्बन की अलग अलग कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग आएगी। इसका रीजन क्या होगा? रीजन आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर 4 साइड से बॉन्ड होता है तो 4 वाला हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसको बोलते हैं एस और 3 पी। अगर 3 साइड में बॉन्ड है, साइड देखना 3 साइड में बॉन्ड है, तो इसका 3 वाला हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अगर 2 ही साइड में बॉन्ड होते हैं जैसे इधर और इधर, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। तो जब sp3 में देखोगे तो 3 पार्ट p का है, देखो 1 पार्ट s का है, तो इसका मतलब यहां पर s परसेंटेज कैरेक्टर नोट करते जाओ। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, s परसेंटेज कैरेक्टर नोट करोगे बेटा, तो कार्बन जो है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन sp3 है तो s का परसेंटेज तो 25 हुआ। sp2 में 2 पार्ट p का, 1 पार्ट s का, तो 33% हुआ। s और p में आधा आधा हुआ 50%। तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्डिंग, या आप लिख सकते हो परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीज होता है, परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम एटम की अलग अलग कंपाउंड में भी अलग अलग हो सकती है। जैसे आप पूछा जाएगा एल्केन से ज्यादा किसकी है, तो बोलोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्कीन की है। एल्कीन से ज्यादा किसकी है, तो बोलोगे बेटा आप एल्काइन की है। s परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इसी टाइप से अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी। जैसे ये पूछा जाए कि FeCl2 है, अब क्वेश्चन देखो कैसे घुमा घुमा के पूछता है एग्जामिनर, पूरा जो है दही बना देता है दिमाग का, घुमा घुमा के पूछता है। पढ़ के क्या जाते हैं और पूछ क्या रहा है वो, उसने पूछ लिया कि भी इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें किसकी ज्यादा होगी। तो यहां देखोगे तो आयरन जो है FeCl2 का मतलब आयरन +2 स्टेट के अंदर है, आयरन +2 चार्ज के अंदर है बेटा। और इधर देखो FeCl3 में आयरन +3 में, तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कई बार इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछता है बेटा, घुमा के पूछता है। ऐसे ही अभी हमने पढ़ा कि फ्लोरीन और एक ऐसे दे दिया NO2, पूछेगा अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी। अब देखो NO2 या फ्लोरीन, अब NO2 या फ्लोरीन अगर आप देखोगे तो अब यहां पर वैसे तो अगर अकेले अकेले एटम होते तो सबसे हाईएस्ट आप पढ़ के आए थे फ्लोरीन। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, फंस गए बच्चे कि भाई हमने तो याद किया था फ्लोरीन की, लेकिन वो फ्लोरीन का तो एक एक एटम से कंपैरिजन किया था। अब फ्लोरीन अकेले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, नाइट्रोजन का अकेले का 3 है, ऑक्सीजन का 3.5 है, तो दो दो सपोर्ट में आगे एलिमेंट, इसलिए अब NO2 का ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन फ्लोरीन। तो नाइट्रो ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो फ्लोरीन से ज्यादा आएगा, क्योंकि यहां पर 2-3 एटम का ग्रुप आ गया है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर देखो कुछ प्रॉब्लम, देखो पहला क्वेश्चन ही आपके पास, गोइंग फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा। देखो इंक्रीज, डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, या चेंज रेंडमली। क्या आंसर दोगे बच्चों? अगर हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जा रहे हैं तो रेगुलरिटी है ना, बिल्कुल बेटा, अभी पढ़ा हमने। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में तो बिल्कुल रेगुलरिटी है, बिल्कुल सही है मीनू, तो ये डिक्रीज होगा, रेगुलरिटी है वहां तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। दूसरा क्वेश्चन देखो, टू एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आर 1.2 and 3, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम वुड बी, द बॉन्ड फॉर्म वुड बी। तो देखो जितनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें, जितनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर डेल्टा E या X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 है तो 50% कोवलेंट होता है, 50% आयनिक होता है, कोवलेंट 50% आयनिक। लेकिन डेल्टा X इससे ज्यादा आ जाए, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 से भी ज्यादा आ जाए, तो देन आप उसको बोलते हो कि वो आपका आयनिक है। और अगर इससे कम आ जाए तो आप बोलते हो कि वो एक कोवलेंट है।
मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना कम आता जाएगा बेटा, तो यहां पर देखो 3 है और ये 1.2 है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 2 पॉइंट कितना हो गया, 1.8 1.8, तो 1.8 का मतलब हो गया 2.1 से कम है तो कोवेलेंट आ जाएगा बेटा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जितना कम होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा बेटा, और जितना ज्यादा होगा उतना आयनिक कैरेक्टर। जैसे NaCl वाला एग्जांपल देखो, NaCl, LiCl, NaCl या LiCl, देखो LiCl अभी आपने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ा Li का 1 और क्लोरीन का भी पढ़ा 3, तो डिफरेंस देखो 2.2 का डिफरेंस आ गया। तो इसको हम कोवेलेंट में कंसीडर करते हैं, लेकिन मतलब स्लाइटली कोवेलेंट किसके कंपैरिजन में, NaCl के कंपैरिजन, NaCl के कंपैरिजन। जैसे NaF लो, NaF, तो NaF में देखो इसका 0.9 होता है, क्लोरीन का 4 होता है, तो 3.1 का डिफरेंस आ गया, तो आयनिक, हाईली आयनिक में कंसीडर करते हैं। तो इस टाइप से हम बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, कम होगा तो फिर आपका कोवेलेंट कैरेक्टर। इसके बाद आता है बेटा, अब ये पॉइंट देखो, एसिड बेस कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड। देखो मैं आपको इन जनरल बता देता हूं, जब भी किसी ऑक्साइड में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे या टॉप टू बॉटम आओगे, तो ऑक्साइड में लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा ऑक्साइड में, बट ऑक्साइड के लिए, ऑक्साइड के लिए, और ऊपर से नीचे आओगे तो आपका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ऊपर से नीचे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। बट हाइड्राइड आ जाए, हाइड्राइड, तो दोनों ही साइड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट जाओगे तब भी एसिडिक कैरेक्टर, इधर भी एसिडिक कैरेक्टर, और ऊपर से नीचे आओगे तब भी एसिडिक कैरेक्टर ही आपने इंक्रीज करना है। जैसे देखो CH4, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, HF, तब इधर से इधर जा रहे हो, देखो मीथेन से ज्यादा एसिडिक अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा एसिडिक वाटर, वाटर से ज्यादा एसिडिक HF, हाइड्राइड है बिकॉज हाइड्रोजन अटैच है उसके साथ। अगर ऊपर से नीचे आ जाओ जैसे H2O, H2S, तो अगेन एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो ऑक्सीजन वालों से ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर सल्फर वालों में होता है। HF से ज्यादा एसिडिक HCl, HBr, HO, HI। तो हाइड्राइड्स हैं अगर आपके पास, तो हाइड्राइडों में लेफ्ट टू राइट जाओ चाहे टॉप टू बॉटम आओ, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। लेकिन ऑक्साइड है तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, ऊपर से नीचे बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। इसमें बेसिक कैरेक्टर ज्यादा बताएंगे। इसमें कुछ आपके ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो आपके पास जो है दोनों ही, जैसे यहां मैं डाल देता हूं, यहां पर कुछ ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। सम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज विद बेस। एसिड और बेस दोनों के साथ जो रिएक्ट करते हैं उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं बेटा, एम्फोटेरिक, ये इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिक, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हो उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। सही है अंशिका, उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं, हरीश एम्फोटेरिक बोलते हैं। बट पॉइंट ये आएगा कि ऐसे एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल याद करने आप। तो इसमें जो ऑक्साइड आएंगे, देखो मैं बताता हूं आपको, बेरिलियम के ऑक्साइड, टिन के, लेड के, जिंक के और एल्यूमिनियम, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके एम्फोटेरिक होते हैं। जिंक का, एल्यूमिनियम, क्योंकि देखो जिंक दोनों के साथ रिएक्ट करता है। एक एग्जांपल देख लो, Zn, एसिड से रिएक्ट करोगे तो ZnCl2 बना देगा, तो यहां पर ये एसिड हो गया तो जिंक बेस हो गया। चाहे ये ले लो चाहे इसका ऑक्साइड ले लो, ऑक्साइड के लिए भी यही एप्लीकेबल होगा। इसी टाइप से देखो जिंक का NaOH से रिएक्शन करोगे तो जिंकेट बन जाएगा, Na2ZnO2। तो यहां पर ये बेस है तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, जिंक एसिड की तरह। तो जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, टिन और बेरिलियम, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। जैसे बिल्कुल सही है, जैसे गुंजन ने अभी लिखा Al2O3, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आ गया ना, तो एम्फोटेरिक है, एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। और कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो ऑन एडिंग वाटर
ऑन एडिंग वाटर डज नॉट फॉर्म एसिड और बेस। तो कुछ ऐसी स्पीसीज जो वाटर ऐड कर दो तो वो एसिड या बेस नहीं बनाते हैं, उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। ऐसे को हम न्यूट्रल बोलेंगे। ऐसा जो हो जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे देखो CO2, अब CO2 में वाटर डालो H2O, तो ये तो बन जाएगा H2CO3, एसिड बन गया। तो इसका मतलब CO2 एसिडिक हो गया, CO2 आपका एसिडिक हो गया। लेकिन अगर इसी में मैं CO ले लूं तो CO और H2O से कोई भी एसिड नहीं बनेगा। फार्मूला बना के देखो, ऐसा कोई एसिड है ही नहीं, H2CO2, तो ऐसा तो कोई एसिड नहीं है, नॉट एसिड। इसका मतलब एसिड नहीं बन रहा है इससे। तो CO2 एसिडिक है, लेकिन CO कैसी है देखो आपकी, न्यूट्रल है। तो इसी टाइप से जो है CO, जो वाटर डाल के चेक कर लिया करो, अगर कोई एसिड जाना पहचाना नहीं बन रहा है, इट मींस वो आपका न्यूट्रल है। इसी में एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन वाले N2O और NO को वाटर में डाल के देखना, ये एसिड नहीं बनाएंगे, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। लेकिन बाकी वाले एसिडिक के साथ दूसरे जितने भी हैं N2 P ब्लॉक वगैरह करेंगे तो करेंगे अपने N2O4 N2O5, बाकी जो है वो सारे एसिड बनाएंगे, इसलिए एसिडिक है। तो जो वाटर के कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया बेटा, N2 हो गया, NO हो गया, ये सब क्या है आपके न्यूट्रल है। वाटर डाल के चेक कर लिया करो, याद करने की बजाय वाटर डाल के चेक कर लिया करो, तो वो आपके सारे जो आएंगे वो न्यूट्रल है। तो एसिडिक बेसिक कैरेक्टर भी आप देख सकते हो। हाइड्राइड में भी मैंने बताया ये आपको। एक आपका पॉइंट ये आता है बेटा, इस पॉइंट से पहले एक चीज और बता देता हूं। यहां पर कई बार क्या होता है कि अगर आपके पास सेम सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम सेम, तो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का अमाउंट, O का अमाउंट जितना ज्यादा होता जाएगा उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा बेटा। एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट जितना बढ़ता जाता है उसका मतलब उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। जैसे देखो CrO, Cr2O3 और Cr2O7, 2 नेगेटिव। अब इसमें मैं देखूंगा तो यहां एक Cr के साथ एक ऑक्सीजन, यहां 2 Cr के साथ 3 ऑक्सीजन, मतलब एक Cr के साथ 1.5 ऑक्सीजन आएगा। यहां 2 Cr के साथ 7 ऑक्सीजन, तो एक Cr के साथ देखो कितना ऑक्सीजन है। और ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हो, ये -2 है तो ये +2, ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा +6। तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है तो उतना आपका इधर जाओगे तो बेटा एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। इवन CrO जो है ये तो एम्फोटेरिक कैटेगरी में भी आ जाता है, एसिड बेस दोनों की तरह, मतलब एसिडिक कम हो रहा है, बेसिक ज्यादा होगा, तो ये कैरेक्टर भी इंक्रीज हो सकता है। बट अगर हमारा सेंट्रल एटम ही डिफरेंट हो तो वो फिर पीरियोडिक टेबल के हिसाब से चले जाएंगे हम, जैसे हमने पीरियोडिक टेबल में किया कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपके एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेंगे और टॉप टू आओगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो। क्लियर बेटा? अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट इसमें, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो जो कुछ एलिमेंट, सर्टेन एलिमेंट, सारे नहीं, सर्टेन एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड शो सिमिलरिटी विद देयर डायगोनल एलिमेंट इन थर्ड पीरियड, इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। कैसे? जैसे देखो ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, लिथियम के नीचे मैग्नीशियम है, सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है। तो लिथियम अपने वाले सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनसे ज्यादा प्रॉपर्टी में मैच ना करके अपनी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करता है। लिथियम डायगोनली प्लेस जो मैग्नीशियम है उससे मैच करता है। इसी टाइप से बेरिलियम अपनी फैमिली से ना मैच करके एल्यूमिनियम से मैच करता है, जो डायगोनली प्लेस है राइट साइड में उससे, बेरिलियम से। सेकंड पीरियड वाले अपने थर्ड पीरियड वालों से प्रॉपर्टी में मैच कर रहे हैं। बोरोन की प्रॉपर्टी भी सिलिकॉन जैसी होती है, काफी सारी प्रॉपर्टी मैच करते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो डायगोनली जो है सर्टेन एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड शो सिमिलरिटी विद देयर डायगोनली एलिमेंट इन थर्ड पीरियड।
इस चीज को बोलते हैं बेटा डायगोनल रिलेशनशिप। ये जो चीज होती है इस चीज को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। पॉइंट आता है ऐसा क्यों होता है, तो डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन क्या है, तो जब भी आपसे ये पूछा जाए तो ये रीजन बताएंगे बेटा, डायगोनल रिलेशनशिप ड्यू टू सेम चार्ज टू साइज रेशो। चार्ज टू साइज रेशो, अगर दो एलिमेंट के अपने कंपाउंड के अंदर चार्ज और साइज रेशो जो है, अभी बताऊंगा बेटा, चार्ज और साइज रेशो सेम आ जाए, सेम चार्ज और साइज रेशो आ जाए, तो इस सेम चार्ज रेशो को ऐसे बोल सकते हो ना, चार्ज डिवाइडेड बाई साइज। तो चार्ज और साइज रेशियो को हम बोलते हैं आयोनिक पोटेंशियल। आयोनिक पोटेंशियल, आयो अभी थोड़ी देर पहले आपने आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा था बेटा, दैट इज द डिफरेंट थिंग, दिस इज द आयोनिक पोटेंशियल। इसको हम आयोनिक पोटेंशियल बोलते हैं। आयोनिक पोटेंशियल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई आयोनिक पोटेंशियल, चार्ज टू साइज रेशियो। तो हुआ क्या है कि जैसे लिथियम है, लिथियम का और मैग्नीशियम का चार्ज बनाया गया, इसका +1 आया, इसका +2 आया, फिर साइज डिस्कवर किया गया तो इनके फाई जो आए वो सेम आए, फाई दोनों के सेम आ गए, तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी लिथियम में। तो आपसे पूछा जाएगा डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू द रीजन, क्या आंसर दोगे, सेम चार्ज टू साइज रेशियो या सेम वैल्यू ऑफ फाई। और दूसरा इससे क्या काम कर सकते हैं, आयनिक पोटेंशियल या फाई को हम पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। इसी चीज को एक नाम और देते हैं हम, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन बोलते हैं इसको, इसी का दूसरा नाम। आयोनिक पोटेंशियल का दूसरा नाम जो है बेटा वो है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। पोलराइजिंग पावर मतलब फाई, और पोलराइजिंग पावर या फाई की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, फाई का वैल्यू बेटा जितना ज्यादा होता है उतना कोवलेंट कैरेक्टर आता है। कोवलेंट आपका कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ये अगले चैप्टर में फिर डिटेल पढ़ेंगे, फेजेंस रूल में पढ़ेंगे। फेजेंस रूल है ये कि जितना ज्यादा चार्ज टू साइज रेशियो होगा, मतलब चार्ज बड़ा होता जाए और साइज छोटा होता जाए, चार्ज इंक्रीज होता जाए साइज छोटा होता जाए, तो चार्ज बड़ा होता जाएगा साइज छोटा होता जाएगा, तो रेशियो भी क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, फाई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। और फाई का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो देन हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर वो आपका इंक्रीज होता जाएगा। यही रीजन तो होता है बेटा, कई सारे कंपाउंड देखते हो ना, जैसे आप सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसके कंपाउंड तो आयनिक होते हैं, लेकिन लिथियम के कई कंपाउंड आप देखते हो कोवलेंट होते हैं। उस कोवलेंसी का रीजन क्या होता है लिथियम वाला, यही चीज, चार्ज टू साइज रेशियो फाई की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये कोवलेंट कैरेक्टर आने लग जाता है। तो ये जो होता है ये आपका डायगोनल रिलेशनशिप। ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप, आपको आंसर बताना होगा मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, या सिलिकॉन बोरोन के साथ। उल्टा भी पूछ सकता है, वाइस वर्सा भी पूछ सकता है। तो इस टाइप से आपने इनके आंसर देने। जैसे देखो आपके सामने क्वेश्चन है कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर सिमिलर, क्या रीजन दोगे। देखो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, कौन सा ऑप्शन होगा आपके सामने, देखो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम सेकंड पीरियड का बेटा, मैग्नीशियम देखो थर्ड पीरियड का, लिथियम सेकंड पीरियड का, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का। तो आंसर क्या देंगे, अभी मैंने पढ़ाया, शोज डायगोनल रिलेशनशिप, शोज डायगोनल। कनिका बिल्कुल सही, निखिल सही। अगर डायगोनल रिलेशनशिप वर्ड ना होता तो उसकी जगह क्या लिखा हुआ आता बेटा, सही बेटा, सही सही आ रहे हैं, गुंजन, शिवानी, दीपांशु, अमित, तान्या, सही, क्योंकि अभी पढ़ाया मैंने। लेकिन अगर सपोज हेयर डायगोनल रिलेशनशिप ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट, देन व्हाट वुड बी द आंसर, तब क्या सोचते आप, क्या आंसर आता, यस चार्ज साइज रेशियो, सेम चार्ज साइज रेशियो बेटा। यशा क्या लिखना है, सेम चार्ज टू साइज रेशियो बोलते, फिर हम सेम या सेम आयनिक पोटेंशियल बोलते, या सेम फाई की वैल्यू बोलते। फाई अभी लिखा था ना, फाई का वैल्यू। इधर देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा, डायगोनल रिलेशनशिप से क्वेश्चन आपका सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डायगोनल रिलेशनशिप, बोरोन एंड सिलिकॉन, बोरोन एंड एल्यूमिनियम, बोरोन एंड गैलियम, एंड बोरोन एंड कार्बन। कौन शो करेगा बेटा, बिल्कुल तान्या, पोलराइजिंग पावर भी बोल सकते थे पिछले क्वेश्चन का आंसर। अब आपके सामने जो आंसर है देखो, बोरोन एंड
सिलिकॉन। बोरोन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच खाती है ए, क्योंकि बाकी तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ये आपने ऐसे पढ़ा, यहां अभी निकाला था, देखो अब ऊपर जाओ, ये पढ़ाया मैंने, इसको याद करना है आपने। देखो बोरोन का, अब आप यहां से देखो, ये बोरोन, बेरिलियम तो एल्यूमिनियम जैसा है, बोरोन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसी, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका फर्स्ट। तो आप जो आंसर देंगे इसमें वो आपका फर्स्ट देंगे। ये देखो जो क्वेश्चन कह रहे थे आप, गुंजन क्वेश्चन पूछ रहे थे ना आप कैसे आएंगे, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड है देखो बेटा डिक्रीजिंग। प्रशांत का आंसर आया है ए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। देखो बेटा अब क्या है कि हम किस पे देखेंगे, पहले तो हम अगर अलग अलग एलिमेंट है तो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन से ही निकालेंगे आप। तो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन से मैंने क्या बताया था, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो और ऑक्साइड है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और ऊपर से नीचे जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो अब देखो सीधा ही तो रखा हुआ है, सेकंड पीरियड के ही तो एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इधर से इधर जाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए आपका, इंक्रीज होना चाहिए, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होना चाहिए। तो कौन सा आंसर आया देखो, हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर। तो सबसे कम किसका और सबसे ज्यादा किसका, सबसे ज्यादा देखो नाइट्रोजन वाले का होगा। देखो ज्यादातर बच्चों ने ए आंसर दिया, एक दूसरे को देख के आंसर दिया, गलत आंसर दिया। तो सबसे हाईएस्ट पहले लिखना है, तो हाईएस्ट नाइट्रोजन वाले होंगे बेटा, नाइट्रोजन ये रहा, फिर कार्बन वाले ये रहा। तो क्वेश्चन का थीम भी समझना है, लिथियम सबसे कम, डिक्रीजिंग हो रहा है, देखो इस तरफ से आएंगे डिक्रीजिंग होगा, बी आएगा बेटा। बहुत सारे बच्चों ने स्टार्टिंग में देखो क्या आंसर दिया, ए दिया, तो ए नहीं देना बेटा, ए गलत हो गया। श्लोक, समीर, तान्या, रितु, हर्षिता, आपने शिवानी ए दिया पहले, देखो ए गलत हो गया ना। ए में तो लिथियम सबसे ज्यादा थोड़ी एसिडिक होता है, लिथियम तो सबसे कम एसिडिक होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। बी आंसर आएगा बेटा, बी वाला आंसर। ये देखो मैंने हाइड्राइड वाला क्वेश्चन आपसे शेयर किया है अभी, हाइड्राइड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन एसिड इज लीस्ट एसिडिक। बताओ बेटा क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन एसिड इज लीस्ट एसिडिक। HCl, HF, HBr, HI हाइड्राइड है बेटा, हाइड्राइड है। तो हाइड्राइड में अभी मैंने क्या बताया था आपको, हाइड्राइड के अंदर, हाइड्राइड में चाहे इधर जाओ चाहे ऊपर से नीचे जाओ, हाइड्राइड में मैंने बोला था, और हाइड्राइड लेफ्ट टू राइट में भी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, टॉप टू बॉटम में भी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से रखोगे तो HF, HCl, HBr, HI हाइड्राइड है बेटा, ऑक्साइड नहीं है, ध्यान रखना, हाइड्राइड है। तो हाइड्राइड है तो ऊपर से नीचे जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो लीस्ट क्या हुआ, HF, HF लीस्ट हुआ, HI जो हुआ वो सबसे ज्यादा हुआ, मोस्ट। तो आंसर आ जाएगा HF बेटा, सी आंसर। प्रीति का आंसर, तान्या का HF आंसर, दीपांशु का HF आंसर बेटा सही है, समीर का HF, फरहीन HF, तो ये आपका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस एसिड इज मोस्ट एसिडिक। अब देखो आप मोस्ट एसिडिक पूछ लिया बेटा, अब क्या आंसर होगा, मोस्ट एसिडिक HI, HI जो है HF से ज्यादा एसिडिक है। ये क्वेश्चन देखो अब आप, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास। An element X which occur in the first short period has an outer electronic structure. What are the formula and acidic base character of it? Oxide. An element X which occur in the first short period has an outer electronic structure. तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में लिख देता हूं, उसने लिखा नहीं है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है 1s2 2s2 2p1 लिख देता हूं, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। ये है बेटा उस एलिमेंट का फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट शॉर्ट पीरियड का मतलब हो गया सेकंड पीरियड, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड का मतलब हो गया सेकंड पीरियड। 8 एलिमेंट होते हैं जिसमें,
तो देखो इसमें क्या आएगा 1s2 2s2 2pi। तो आप एलिमेंट पहले रिकॉग्नाइज करो बेटा, एलिमेंट रिकॉग्नाइज करो, 2 और 2 4 और 5 मतलब बोरोन हो गया। तो बोरोन का भी तो मैंने बताया था B2, बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा B+3, ऑक्सीजन का होगा -2 क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो -3। तो फार्मूला देखो क्या बन गया B2O3। अभी मैंने बताया था बोरोन वाले में ये जो है B2O3 आया आपका, तो B2O3 फार्मूला आ जाएगा। और B2O3 एम्फोटेरिक, बोरोन भी एम्फोटेरिक में आता है, बेरिलियम बोरोन दोनों एम्फोटेरिक में। बेसिक तो हो ही नहीं सकता, इधर जाओगे तो बेसिक थोड़ी होता, पीरियोडिक टेबल में इधर जाते हो तो एसिडिक आते हैं, ऑक्साइड वगैरह जो होते हैं, तो ऑक्साइड ही तो है, और बोरोन इधर आ रहा है, तो बोरोन तो आप फंस सकते थे एक इस ऑप्शन में और एक इस ऑप्शन में। X2O3 ये भी X2O3 है, लेकिन बेसिक नहीं हो सकता, एम्फोटेरिक। बेसिक होते हैं मेटल वाले, इधर जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, आपके मेटल वाले बेसिक होते हैं। तो ये बेटा दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। तो दैट इज द आपका जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम करना भी मैंने बोला था आपसे, मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद ये पीरियोडिक टेबल, ये इजी क्वेश्चंस होंगे, जनरली जितने प्रैक्टिस करोगे आप उतना बेटर रहेगा। तो आप इनका भी असाइनमेंट आप साथ के साथ सोल्व करना है, लेकिन पहले मैं वो डिस्कस करूंगा, उसके बाद इसका मैं टाइम बताऊंगा आपको, तो उसमें डिस्कस करूंगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन।